अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, आपने दैनिक जीवन में की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। गर्मियों में कमरे के ताप पर जब दूध को खुला छोड़ देते हैं या तो वो फट जाता है, रंग चेंज होने लगता है, कुछ होता है। लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है कि नहीं, जम जाती है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है, मतलब कोई नया पदार्थ बन रहा है, हमेशा कुछ परिवर्तन हो रहा है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, जैसे हमने कोई सेब खाया। ठीक, हमने कोई ये सेब खा लिया तो ये सेब थोड़ा है, खाने के बाद ये सेब कैसे बन जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ये पच जाएगा, ये इसका भोजन हमको मिल जाएगा। तो सेब का पचना, एक नया पदार्थ बनना, उनसे ऊर्जा हमको मिलना, ये रासायनिक अभिक्रिया है सब। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं तो ऊर्जा का निर्माण होता है। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक, कौन किसके बारे में हम पढ़ चुके हैं? देखो, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आपको ये समझना होगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं लिख दूं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो जैसे कि आपका मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन। वहीं अगर कहूँ मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। खाना का पचना, खाना का पचना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि सब्जी को काटा जा रहा है तो कौन सा परिवर्तन हो रहा है? ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है। काटना भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि मटका का टूट जाना। ठीक, कहूँ कि मटका का टूट जाना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन है। अब मैं कहूँ कोयले का जलना, कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो कोयले का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है कोयले का जलना। ठीक, और ठीक भौतिक समझ गए होगे। जैसे मैं कहूँ पानी से बर्फ बन जाना, बर्फ से, ये कौन सा परिवर्तन है? पानी से बर्फ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिनमें अवस्था चेंज हो, अवस्था चेंज होती है। पानी से ये लिक्विड फॉर्म में था और सॉलिड बन गया, ठोस बन गया ये। तो ये पानी से जब बर्फ बना तो इसमें अवस्था परिवर्तन हुआ। अवस्था परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और जहाँ कोई नया पदार्थ बन जाए, अगर कोई नया पदार्थ बन जाता है तो नया पदार्थ बनने की क्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब मैं कहूँ खाना का पचना, खाना का पचना कौन सी अभिक्रिया है? तो खाना का पचना रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब मैं कहूँ खाना का पचना हो गया,
ठीक, देखो दही बनना, दूध से दही बनना, ये कौन सी प्रक्रिया? क्या दही से दोबारा दूध बनेगा? कोई नया पदार्थ बन गया है ना? ये भी कौन सी विक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया है ये, रासायनिक अभिक्रिया, दूध से दही बनना। दही से दोबारा दूध नहीं बन पाएगा। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हो, दूध से पनीर बनना, कौन सी अभिक्रिया है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर आप समझ गए होंगे, कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, देख रहे हो ना, या कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। ठीक, सावधानी है इस क्रियाकलाप 1 में, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की सहायता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेमी लंबी, 3 से 4 सेमी लंबी इस क्रिया में शिक्षक के सहयोग सुरक्षा के लिए, ठीक, लगभग 3 से 4 सेमी लंबी मैग्नीशियम रिबन, यहाँ से जो लिया जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हो मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का ये रिबन है। इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक को हम Z से दिखाते हैं, तो Z का मान होता है मैग्नीशियम का 12। ठीक, ये एक धातु है, अर्थ है ये हम कैसे, ठीक है ना, रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। पहले तो हमने ये रिबन लिया, ये रिबन ले लिए जो मैग्नीशियम की बनी हुई है, ये पूरी जो रिबन है, ठीक, रिबन ले लिए। अब रिबन को पहले साफ़ किया जाता है। इसको साफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो है वायु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर इसकी एक परत जम जाती है, परत, जिसके कारण ये जलता नहीं है। तो जलाने से पहले इसको साफ़ करते हैं रेगमाल से। किससे? रेगमाल। रेगमाल मतलब रेत पत्र, रेत पत्र होता है ये, रेत पत्र। रेत मतलब बालू का बना होता है एक, जिससे आप देखो साइकिल वाला का भी जब वो घिसता है, घिसने वाला जो होता है, घिसते हैं जंग छुड़ाने वाला चीज़ होता है, उससे उसको साफ़ करते हैं पहले, जिसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है वो छूट जाती है, और छूटने के बाद हम उसको जलाते हैं तो जल जाता है। सबसे पहले उसको हम साफ़ करेंगे, इसीलिए यहाँ कहा है कि रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ़ कर लीजिए, क्योंकि वो जलेगा नहीं पहले, ठीक है ना, जलाने से पहले साफ़ करना है हमको। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। देख रहे हो, इसको चिमटे से पकड़कर हम यहाँ पर जलाने का प्रयास कर रहे हैं, जला रहे हैं, तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। इसकी राख को, देखो राख निकल रहा है, इसको हम इस वाच गिलास के अंदर, ये हमारा वाच गिलास है, वाच गिलास, इसके अंदर ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड ना बनाएगा, जल रहा है और जल के यहाँ गिर रहा है, ठीक है, ऐसे जल रहा है, जल के गिरेगा, उसका राख है, और जो राख होगा ये सफ़ेद होगी, सफ़ेद राख, इसकी राख सफ़ेद होती है। और जलता कैसे है? सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है। अगर जलाओगे आप तो सफ़ेद ज्वाला के साथ जलेगा, ये सफ़ेद ज्वाला, एकदम उजाला भी होगा तो सफ़ेद सफ़ेद होगा, चमकेगा एकदम और जलेगा ये, ठीक, मैग्नीशियम का टुकड़ा। इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसे कि चित्र 1.2 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपने आँखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया? हमने यही परीक्षण किया कि जब इसको जलाएंगे मैग्नीशियम के रिबन को तो सफ़ेद ज्वाला के साथ जलेगा, और इसकी जो राख होगी वो भी सफ़ेद होगी,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि आपने देखा होगा कि चमत्कार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाती है। कहा था ना श्वेत चूर्ण, उसका चूर्ण सफ़ेद। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। ये किसका सूत्र है? चूर्ण किसका? ये मैग्नीशियम का है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं MgO2। MgO2 बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन उपस्थित है और ये Mg के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। एक नया पदार्थ बन गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया? एक रासायनिक अभिक्रिया है एक। ठीक, देखते हैं क्रियाकलाप 1.2 है कि एक परख नली में लेड यानी सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। किसका? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला लीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? ठीक, कार्क, कांच की नीली, H2 गैस, शंकर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जैसा अम्ल की अभिक्रिया का हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। एक दिया है क्रियाकलाप 3। इस शंक्वाकार फ्लास्क पर प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लीजिए। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दोनों दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार का फ्लास्क या प्रखनली को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? हाँ, जब इसमें डालोगे तो ये गर्म हो जाएगा और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ये परिवर्तन हुए हैं उसके अंदर, तो हम बता लेंगे कि वो कौन सा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक, अवस्था में परिवर्तन, एक ही चीज़ नहीं, इस सारे डिपेंड करना चाहिए। सिर्फ एक गुण फॉलो कर रहा था रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी है, लगभग चीज़ें करनी चाहिए। इसमें रंग में परिवर्तन हो गया, कोई नया आ गया, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तब हम बता लेंगे कि हाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे कि अगर बैगन है, बैगन को हमने काट दिया और काट कर सब्जी बना दी उसकी, तब क्या बैगन जैसा था वैसी है? उसका रंग बदल गया, अवस्था बदल गया उसका। पता नहीं कैसा था, बैगन जैसा था वैसा नहीं है, वो अलग तरीके का हो गया। उसका गैस, जिसमें से गैस भी, जब खाना बन रहा था तो इसमें से गैस भी निकल रही थी। इसका तापमान बढ़ा रहे थे हम, इसमें तो कहीं ना कहीं कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है सीधा। ध्यान रखना है इस चीज़ को। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतिकारात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ठीक, रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इस शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। देखो, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हमको ऑक्सीजन यानी जलाया और क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक, ये है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए और प्लस बराबर से करने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो तीर के इधर है, देखो दोबारा बता रहा हूँ, जो तीर के दोनों है ना, ये तीर के इधर हैं, इनको अभिकारक कहते हैं, और तीर के जो बाद है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, कोई भी अगर अभिक्रिया लिख दूँ और पूछूं कि इधर तीर के इधर क्या है, तो इधर अभिकारक होता है और इधर उत्पाद लिखा जाता है।
तीर के बाएं साइड हम अभिकारक लिखते हैं, अभिकारक, ठीक। और तीर के दाएं साइड हम उत्पाद लिखते हैं, उत्पाद। याद रखना है कि अभिकारक किधर होता है और उत्पाद किधर होता है, पूछता है पेपर में ये। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिससे उत्पाद कहते हैं। जो नया पदार्थ उत्पाद कहते हैं, और अभिकारक जिनसे वो अभिक्रिया हो रही है, या फिर तीर के जो बाएं साइड स्थित है और तीर के जो दाएं साइड स्थित है उसे उत्पाद कहेंगे, ठीक। सब समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर निशान लगाकर दर्शाया जाता है, ठीक। अभिकारक के बीच प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर, देखो यहाँ दिया ना LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच में योग का चिन्ह लगाकर उसे RHS दाईं ओर लिखा जाता है। का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा अभिकारक होने की दिशा को दर्शाता है। अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया हो किधर रही है। रासायनिक देखो ये है, इसमें अगर देखोगे तो ये अभिकारक हैं और ये क्या है, उत्पाद हैं, ठीक है ना। ये प्लस में लिखा हुआ है, ये दो अभिकारक हैं, उत्पाद एक है। रासायनिक अभिक्रिया है ये। रासायनिक और रासायनिक समीकरण देखते हैं अब। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इसमें भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह, देखो हमने यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया था ऊपर, यहाँ पर हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर हम प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर प्रतीक का प्रयोग कर रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रतीक का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं हम, इसको और आसानी में लिखा जा सकता है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग कर रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोग बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण रूप से उपयोग, सब समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम प्लस O2 MgO। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? चलो देखते हैं। इधर मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, देखो मैग्नीशियम अभिकारक होता है इधर, और इधर उत्पाद। अभिकारक में मैग्नीशियम कितना है, 1। उत्पाद में मैग्नीशियम कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है इधर, 2। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। क्या ये बराबर है? नहीं। यदि है तो इनका दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, तुलना समान नहीं है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। हम बता सकते हैं ये समीकरण कैसा संतुलित, ये समीकरण असंतुलित है, समीकरण असंतुलित है, ठीक। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ये नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ये कक्षा 9 में आप पढ़े हो इसके बारे में। कौन सा नियम है कि किसी भी रासायनिक की द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में के उत्पाद में तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले हम उसके तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? ये 1.2 असंतुलित है? नहीं, ये असंतुलित है। असंतुलित है। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 में जिंक दिया था,
सल्फ्यूरिक अम्ल से जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली उसमें से। अभी जो ऊपर क्यू आप इस जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4, हाइड्रोजन का H2, ये समीकरण बना हमारा। ये तत्वों परमाणु की संख्या की तुलना कीजिए। यहाँ पे देखेंगे कि जिंक, यहाँ जिंक देखो, जिंक ये रहा, इसमें हाइड्रोजन है एक, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दिया हमने। यहाँ पर देख रहे हो एक S भी है, तो एक S यहाँ लिख दिए। एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दिए। इधर देखो उत्पाद है, ये अभिकारकों के, देखो तत्व, मैंने तत्व लिखा है, यहाँ अभिकारकों में परमाणु की संख्या तीर से पहले, और ये है उत्पादों RHS, ये तीर के बाद वाली संख्या है। तो तीर से पहले जिंक देखो, गिन लो, जिंक एक है। RHS में भी जिंक देखो, जिंक एक है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इसमें 2 और 2 लिखा हुआ है। एस इधर एक है, इधर भी एक है, देखो एक और एक। ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये समीकरण हमारा क्या है, संतुलित है। ठीक, ये हम लिख सकते हैं कि यह समीकरण संतुलित है, यह समीकरण संतुलित है। समीकरण 1.3 में तीरों के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, एक और समीकरण दे रखा है नीचे, Fe2H2O, फिर Fe2O4, फिर H2O गैस निकल रही है ना, चरण 1 में कह रहा है। मैं आपको ये बता देता हूँ एक तरीका कैसे इसको हल करेंगे। ठीक, शुरू में इसको संतुलित करना है। देखो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2O, ऐसे समीकरण बना लेना है। ठीक, रुक जाओ मैं बताता हूँ अभी। देखो Fe2O3 दिया है, ये हमारा अभिकारक है, तो पहले लिखेंगे तत्व, उसके बाद लिखेंगे अभिकारक, दूसरे लिखेंगे उत्पाद। अभिकारक में कौन कौन से तत्व है, एक Fe आयरन है, एक हाइड्रोजन है, एक इसमें ऑक्सीजन है। ठीक, अभिकारक के अंदर अभी कितना, एक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। उत्पाद में देखो Fe कितना है, 3 है, O कितना है, O 4 है, हाइड्रोजन 2 है। क्या ये संतुलित है, ये असंतुलित है, इसलिए इसको अब संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस
H2। ठीक, पहले हाइड्रोजन को इसको अगर यहाँ 3 से गुना करते हैं तो 3 इधर भी और 3 इधर, अगर इसमें 3 से गुना कर रहे हैं हम तो पूरा हो गया 3। अब क्या बराबर नहीं है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इसको इधर ऑक्सीजन 1 ही है, इधर ऑक्सीजन 4 है, तो क्यों ना यहाँ 4 से गुना कर दे। यहाँ 4 से गुना करते हाइड्रोजन भी 8 हो गया, तो हाइड्रोजन तक करने के लिए 4 से गुना पड़ेगा, 8 हो गया। अब देखोगे एक बार, तत्व अभिकारक और उत्पाद, तत्व Fe ऑक्सीजन, Fe इधर कितना है 3 है, इधर भी 3 है। इधर हाइड्रोजन के तो 4 दूनी 8 और हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 4 हाइड्रोजन है इधर इधर। ऑक्सीजन कितना है 4 एकम 4, ऑक्सीजन भी 4, मतलब 4 और 4 ऑक्सीजन भी हो गया। मतलब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित। ठीक, 3Fe2 और Fe2 इसको लिख सकते हैं हम। संतुलित रासायनिक समीकरण ये हमारा क्या हो गया, ये वाला संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऐसे संतुलित करना है गुना करके बस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब ऐसे चरण दे रखा है, इनको बस हल करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। ठीक, तो पहला सवाल है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों कहते हैं। मैंने आपको बताया इसका मान कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसको जलाने पर जलता नहीं है। तो रेगमाल से उसको साफ करते हैं, पहले जो है उसको साफ कर देते हैं, और साफ करके उस पे से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हटा देते हैं, और जब जलाते हैं तो वो जल जाता है। ठीक, पहला क्वेश्चन ठीक हो गया। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। HCl, देखो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला क्वेश्चन, पहला सवाल। ठीक, दूसरे का हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तो पहले से ही संतुलित है, हाइड्रोजन एक क्लोरीन एक संतुलित है ये। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट। चलो इसको, इन क्वेश्चनों को हम एक बार अलग सवाल करेंगे। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि अभी पढ़ोगे आप एक संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया पढ़ोगे, एक वियोजन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया और एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर अब पढ़ोगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इस पढ़ोगे, इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और एक होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, उपचयन दोनों से बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, इसके बाद आप पढ़ेंगे विकृत गंधिता क्या होती है। फिर आप पढ़ोगे संक्षारण क्या होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप, मुश्किल इम्पोर्टेंट चीज़ें, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। चलिए
कक्षा 9 में हम अब अध्याय कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ठीक है ना। इससे तो ऐसे थोड़ी है कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बदल गया, ऑक्सीजन में मैग्नीशियम बन गया? नहीं, जैसा था वो है, अपना गुण विद्यमान रखा है, बदलता नहीं है। परमाणु नहीं बदलता है, परमाणु अपना गुण रखता है, न नहीं बदलता है। और न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने के से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। देखो, एक क्रियाकलाप दे रखा है, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड CaO2, ये चूना है, चूना। देखते हो जब पानी में चूना में डालते तो पानी खौलने लगता है, उसमें हाथ डालोगे हाथ भी जल जाएगा। इसके अंदर चूना है, मैं पानी के अंदर डालोगे तो उसमें से बुलबुले निकलने लगेंगे जल के अंदर। बीकर में पानी डाल के देखोगे तो गर्म हो जाएगा, छूओगे एकदम गर्म हो जाएगा। देख गर्म हो गया ये। इसमें धीरे धीरे जल मिलाएंगे, जैसे हम चूने में पानी मिलाएंगे वो अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जल जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा। इसके ताप में कोई परिवर्तन, हाँ एकदम गर्म हो गया ये। कैल्शियम ऑक्साइड समझ गए हो, कैल्शियम ऑक्साइड ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है ये इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। देख रहे हो, ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है अधिक मात्रा में, तभी तो जो हमारा हीटर, वो हमारा जो बीकर है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। आपको एक चीज़ याद रखना है कि CaO ये है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और CaOH का होल टूइस ये बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है ये CaOH का होल टूइस। ठीक, इनका रासायनिक नाम बता देता हूँ। CaO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और CaOH का होल टूइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण, 2 या 2 से अधिक मिलकर सिर्फ एक पदार्थ, दो देखो, 2 इधर सिर्फ एक है, इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो 2 या 2 से अधिक मिलकर जब एक का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया ठीक इसका उल्टा होता है, जब एक पदार्थ टूट के 2 पदार्थ बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया, ठीक उल्टा। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करें। देखो, इसमें एक इधर मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं ना, 2 पदार्थ बना रहे हैं, ये संयोजन अभिक्रिया है। देख रहे हो यहाँ पे एक और एक मिलकर किसका, 2 मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं। तो जहाँ भी 2 मिलकर एक का निर्माण करें उसे बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। उसे कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, सभी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
ये पॉइंट याद रखने वाली चीज है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक, इसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, देखो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, उसे बोलते हैं ऊर्जा निकलती है, उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। देखो ये अभिक्रिया हो रही है, इसके अंदर ऊर्जा निकल रहा है, तो जिस अभिक्रिया में से ऊर्जा निकलता है उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक, एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा चाहिए, उसको गर्म करोगे तब जाकर ऊष्मा अभिक्रिया होगा, वो उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें निकलता है, इस गर्म करना पड़ता है, खुद ही निकलता है इसमें से। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी? हाँ, श्वसन से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। हमारा जो सांस लेते हैं, सांस लेने से जो ऑक्सीजन होता है उसको, हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन खून के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, उसके अंदर ऑक्सीजन चिपक जाते हैं। ऑक्सीजन के 4 अणु चिपकते हैं, यानी कि 8 परमाणु चिपक जाते हैं। और ये परमाणुओं को, एक परमाणु मतलब कई सारे हीमोग्लोबिन है, सभी हीमोग्लोबिन प्रत्येक शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं ऑक्सीजन को, और वो ऑक्सीजन पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 36 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं, बिजली घर, या इसको कोशिका का इंजन भी कहते हैं। कोशिका का इंजन, पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज किसने करी थी? आल्टमैन ने की थी इसकी खोज, आल्टमैन। और इसका नामकरण किया था बेंडा ने। बेंडा एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने इसका नामकरण किया था और इसको खोजा था आल्टमैन ने। ठीक, तो हम जानते हैं कि जब हम सांस ले रहे हैं तो उसमें ऊर्जा बन रहा है, तो उसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उसमें निकल रहा है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। इसका अध्ययन आप 6 में करेंगे। इस अभिक्रिया को बोलते हैं श्वसन, जिसमें ऊर्जा बनता है सांस लेने पर। ग्लूकोज, देखो ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है और ये ऊर्जा है। ग्लूकोज से ऑक्सीजन जलता है, ये अभिक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं ना, देखो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, जल बनता है और ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे अंदर। साग सब्जियां यानी वसंत द्रव का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुए हैं? सल्फर के दहन के उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। ठीक, यह है फेरस सल्फेट। FeSO4 से बन गया फेरिक ऑक्साइड। देखो फेरिक यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इसी का कारण है ये 4 और 3 के वजह से यहाँ फेरिक ऑक्साइड होता है। SO2 और SO3 बन रहा है। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट रहा है। देखो इसमें एक पदार्थ टूट के दो पदार्थ, एक ये बना रहे हैं और एक ये, 2 पदार्थ बना रहे हैं। जहाँ भी 2 पदार्थ बने वहाँ होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छुट्टी गर्म करने पर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है।
इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राईऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO2 गैस है। उसमें देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना का या चूने बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। उपयोग में से सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यह है चूना पत्थर CaCO3। याद रखना है आपको, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है। चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र है CaCO3। चूना पत्थर कहते हैं। इसी को बोलते हैं संगमरमर। जो हमारा ताजमहल बना है जिस पत्थर से, उस पत्थर का सूत्र है CaCO3। और जो अंडा होता है, अंडे के ऊपर वाला हिस्सा जो सफ़ेद से जो हिस्सा बना होता है पूरा अंडा, वो बड़ा वाला जो हिस्सा कठोर चीज़ है वो भी बना होता है CaCO3 का। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है अंडे का छिलका, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। ठीक, ये देख के बता सकते हैं कौन सा विक्रिया है ये। देखो, एक पदार्थ से 1 2 3 पदार्थ बन रहे हैं, तो ये शायद सी बात है कौन सा विक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, क्लास छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछता है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम बताइए। हम किसका सफ़ेदी के लिए करते हैं, बुझा हुआ चूना ना, तो CaOH इसका करते हैं। तो वो X का मान कितना हो गया, ये हो गया। उसका नाम बताइए, तो नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं। प्रयोग में लिखे X का जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, CaOH होल टू इसका जल के साथ अभिक्रिया करना है, तो CaO प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। देखो क्या कहते हैं, लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। जैसे ये है कि हमने जैसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील डालोगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा, कॉपर फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो होता क्या, देखो अगर आप सक्रियता श्रेणी पढ़ोगे, सक्रियता श्रेणी धातु वाले चैप्टर में मिलेगा आपको ये, जिसमें सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसे करते हुए ये नीचे तक ऐसे बने हुए हैं। इस सक्रियता श्रेणी के अंदर जो आपका जिंक होता है कॉपर से अधिक शक्तिशाली होता है, या फिर आयरन जो होता है सक्रियता श्रेणी में ऊपर होने के कारण ये जो है इनको प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है इसको, ये तो बन जाता है FeSO4। देखो कॉपर को Fe हटा देगा तो Fe इसकी जगह आ गया, कॉपर साइड में चला गया। तो हम ऐसी भविष्य जहाँ भी होगी हम पहचान जाएंगे कि वो अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ भी देखो जिंक जो है इस कॉपर को हटा रहा है, SO2 जो है जिंक के साथ आ गया, जिंक इसके साथ आ गया ना, कॉपर साइड हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नीचे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या दोनों ओर से विस्थापन होता है। चलो देखते हैं दोनों से विस्थापन कैसे हो रहा है। देखो यहाँ जो है Na2 जो है BCl2 के साथ आ गया, Na2, हाँ देखो
Na2 जो है इसमें Na2Cl के साथ आया है, SO4 Ba के साथ आ गया, SO4 किस साथ आ गया, B के साथ आ गया। यहाँ से दो दो प्रतिस्थापन हो रहे हैं, तो जहाँ दो दो प्रतिस्थापन होगा वहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो एक हो रहा है उपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी है ये। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया देखते हैं। उपचयन अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है आगे, उसे उपचयन कहते हैं। देखो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन आगे जुड़ गया है, और जिसमें से ऑक्सीजन छूटता है उसे अपचयन कहते हैं। जिसमें जुड़ता है, मान लो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन उपचय पदार्थ है। हाइड्रोजन कैसा बताया था, उपचयन पदार्थ, उपचयन पदार्थ, और ये अपचयन पदार्थ है। ये अपचयन पदार्थ, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो अपचयन, जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा वो है अपचयन पदार्थ। और जिसमें अपचयन